नमस्कार, मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत बुलेटिन की करते हैं। यूक्रेन में रूस के हमले का आज छठा दिन है और अब भी रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। रूसी जवान अब कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं। दोनों लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। युद्ध को खत्म करने के लिए रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द होगी। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। सबके मन में सवाल उठ रहा है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा। पुतिन ने 4 महीने की तैयारी के बाद यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला किया था। पुतिन का प्लान था कि यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कराया जाए और यूक्रेन पर कठपुतली सरकार बिछा दी जाए, लेकिन मौजूदा हालात प्लान के मुताबिक नहीं हैं। वहीं ब्रिटिश मीडिया ने आशंका जताई है कि यूक्रेन को युद्ध में जल्द घुटने पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे घातक हथियारों में से एक परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फादर ऑफ ऑल बम। रूस के इस बम को ATBIP कहा जाता है। वैसे तो ये परमाणु बम नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा तबाही होती है। उधर करीब 64 किलोमीटर लंबा रूसी आर्मी का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुका है। ये जानकारी सैटेलाइट इमेज के जरिए प्राप्त हुई है। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन से पलायन तेज हो गया है। पोलैंड सरकार का दावा है कि सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही करीब 1 लाख लोग पोलैंड यूक्रेनी बॉर्डर से निकल गए हैं। रूसी सेना ने खार्किव में मौजूद सरकारी विभाग के हेडक्वार्टर को भी मिसाइल से तबाह कर दिया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी हवाई हमलों के बीच बम शेल्टर में छिपे बच्चे कीव एंथम गा रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा है। अगर ट्रेन मिले तो ट्रेन या जैसे भी कीव से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने का काम भी तेजी से हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान कर सकते हैं। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आपात बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। बुनियादी सवाल यह है कि आखिर पुतिन का अब गेम प्लान क्या है? क्या परमाणु हमला महज धमकी है? अगर रूस परमाणु हमला करता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? अगर परमाणु हमला नहीं किया जाता तो रूस के पास क्या विकल्प होंगे? क्या रूस ATBIP बम या फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल करेगा? रूसी आर्मी का काफिला कीव के पास पहुंचा है, तो क्या रूस अब चौतरफा हमला करेगा? क्या अमेरिका, नाटो हस्तक्षेप करेंगे? क्या UN के हाथ सचमुच बंधे हैं? अगर हालात गंभीर हुए तो भारत का क्या रुख इख्तियार हो सकता है इन मौजूदा हालातों में? तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत तो जरूर शुरू हुई है, लेकिन अब तक कुछ नतीजा हमें निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात तो जरूर हुई थी, लेकिन किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया था ज़ेलेंस्की ने। अब जब दूसरे दौर की वार्ता होगी तो देखना होगा क्या इसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलता है, या फिर इसी तरह से एक के बाद एक जो वार्ता का दौर है वो हमें देखने को मिलेगा और हालात बिगड़ते चले जाएंगे। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। इसके अलावा मेजर जनरल SB अस्थाना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मेजर अस्थाना जी, आपके पास आना चाहूंगी पहले कि अब जो हम मौजूदा हालात यहां पर देख रहे हैं, कल एक वार्ता जरूर दोनों देशों के बीच में हुई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। और आज हमने देखा है कि जो रूस की सेना है अब कीव पर ऑलमोस्ट अटैक कर चुकी है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में अब पुतिन का अगला प्लान क्या होगा, ये सबसे अहम माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हमें आगे देखने को मिल सकता है? ऐसे में किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इस घटनाक्रम को अगर आप देखें, ज़ेलेंस्की की डिमांड में अगर कोई चेंज नहीं होती है तो वार्ता का कोई मतलब नहीं है। और वार्ता जो है, ये कहना दूसरी बात है कि हम दोबारा वार्ता करेंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में दोबारा वार्ता का मतलब है वार्ता फेल होगी जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रूस के सामने जो अभी विकल्प हैं, अगर उनको हम ध्यान से देखें तो ऐसा तो नहीं है कि इधर हमला करने के बाद अभी वो चुपचाप वापस चले जाएं।
पूरे वेस्टर्न मीडिया ने अपनी जिसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दौरान पुतिन की एक छवि पैदा की है पूरे विश्व के सामने, विलेन वाली। ऐसा नहीं है कि अगर वो अभी लड़ाई बंद कर दें तो वो इमेज सुधर जाएगी। रशिया को अभी लड़ाई रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए पुतिन के पास जो विकल्प हैं, आपने अभी बात की थी परमाणु हथियार की, मुझे नहीं लगता कि वो परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि परमाणु हथियार जो है वो एक अलग ही लेवल है और ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन ऐसी गलती करेंगे। लेकिन इन लोगों के पास काफी आर्सेनल है, काफी ऐसे हथियार हैं जो न्यूक्लियर बम और जो कन्वेंशनल लड़ाई है उसके बीच में काम करते हैं, जैसे कि थर्मोबारिक एमुनिशन है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की आपने बात करी, उसी मुताबिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, सब बहुत कुछ है। लेकिन अभी तक रूसी सेना बच रही थी ये करने से कि सिविलियंस के ऊपर ज्यादा मार ना पड़े। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि अगर वो अंदर घुसते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो शहर में घुस जाते हैं तो लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और रशिया अभी इस हालत में नहीं है, माली हालत उनकी ऐसी नहीं है कि वो बहुत लंबी लड़ाई झेल सके। इसलिए अभी उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी, और जल्दी खत्म करने के लिए अब अगर ये वार्ताएं ठीक से नहीं चलती है और अगर दोनों की डिमांड्स में कमी नहीं आती है तो मुझे लगता है कि भारी बम्बार्डमेंट होगा, भारी कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल होगा और उससे काफी मारामारी होगी और काफी विध्वंस होगा। अभी वेस्ट की भूमिका भी इसमें ध्यान देने वाली है। ऐसा नहीं है अभी सबको लग रहा है कि कोई वेस्ट लड़ाई नहीं लड़ रहा है। एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर भी होता है, जिसे इकोनॉमिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें वेस्ट पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। और अब क्या हो गया है कि उनको भी मेरे विचार से अभी वो बोल रहे हैं हम हथियार देंगे, ये आग में पानी डालने वाली बात, आग में वो धुआं डालने वाली बात है, फ्यूल डालने वाली बात। अब मेरे विचार से उन लोगों को ये करना चाहिए कि किसी तरीके से दोनों को इस जगह पे लाना चाहिए कि सीज फायर हो। बिकॉज हम लोगों के लिए अगर दूर से देखा जाए तो जो जान माल का, इनोसेंट लोगों का, और जो सोल्जर है, सोल्जर भी हमारी तरफ से इनोसेंट है, दोनों साइड के जो सोल्जर मरेंगे और जो विध्वंस होगा वो मेरे विचार से विश्व में कोई भी किसी को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, और किसी को भी ये संवेदनाशील बात है। तो इसलिए अब मेरे विचार से लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि सीज फायर की तरफ बात जाए, बजाय इसके कि आप अपनी अपनी जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो पूरा करें। तो वेस्ट भी इसमें कम कसूरवार नहीं है। बिल्कुल, सबसे अहम ये हो जाता है कि समझौता कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी किसी भी नजरिए से बेहतर नहीं है। प्रकाश शाह जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे कि अभी मेजर अस्थाना ने ये बात कही थी कि न्यूक्लियर अटैक रशिया नहीं करेगा, लेकिन लगातार धमकी जरूर पुतिन की तरफ से आ रही है, और कहीं ना कहीं ये एक नाटो देशों को भी एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से कि आप लोग भी कोशिश ना करें हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की। आपको क्या लगता है सर? नहीं, ऐसे देखो, 2-3 दिन से आज 5वां दिन है वॉर का, और वेस्ट ने कितना भी जोर लगाया है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई आर्मी नहीं भेजा है, कुछ नहीं करा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लियर की जो धमकी दी है, उसको पता है कि न्यूक्लियर का कोई उसका रिटेलिएशन नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे कि वो चालू करेंगे और न्यूक्लियर का जो धमकी दे रहे हैं उस धमकी के लिए वो लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी उसमें बातचीत जो चल रही है बॉर्डर के ऊपर, वो बातचीत चलाएंगे और धमकी रखेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। जी जी, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जैसे अब भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो तमाम भारतीय हैं वो भी फिलहाल अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, करीब 20 से 30 हजार छात्र हैं, जिनमें से करीब 1,500 छात्र ही अब तक वापस आ पाए हैं। हालांकि अब कोशिश और ज्यादा की जा रही है कि जल्द से जल्द उन तमाम नागरिकों को भारत वापस लाया जाए। तो ऐसे में क्या रणनीति यहाँ पर भारत की तरफ से आगे होनी चाहिए? नहीं, भारत की तरफ तो रणनीति उसकी कर दी है कि 4 मिनिस्टर को 4 जगह भेज दिया हुआ है, हंगरी, रोमानिया वगैरह, और वहां से बाय रोड ये लोग आ रहे हैं। अभी यूक्रेन में सब जो एयर
बंद कर दिया गया है हिंदुस्तान का। तो हमको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को रास्ते से निकाल के अक्रॉस द बॉर्डर करके रोमानिया, हंगरी वगैरह छोड़ जाना है। और वहाँ पे हमारे मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम करा हुआ है कि उन्होंने भेज दिया हुआ है मिनिस्टर लोगों को, और वो लोग उनको 2 चीज करेंगे। एक तो री एंट्री वीजा होना चाहिए, और दूसरा कि उनको बिठा के एयरलाइंस हम उस जगह भेजेंगे जहाँ से इन लोगों को, बच्चों को लेके वापस आना है। तो वीजा का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जाएगा जैसे मिनिस्टर हमारे जाएंगे, और जैसे वो 6 प्लेन, 2 प्लेन, 1 प्लेन जो जाने वाले हैं वो ऑलरेडी जा रहे हैं, कौन सी एयरलाइन के जा रहे हैं वो सब यहाँ से तय करा हुआ है। तो उससे हमारे ये लोग जो बच्चे लोगों को आना है उनको हम यहाँ वापस ले लेंगे। बात यह है कि जब तक ये इलेक्शन हमारे खत्म नहीं होंगे तब तक मोदी साहब को ये करना पड़ेगा। जी। क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम पहले करना चाहिए था, पहले नहीं हो सकता था। मैं फॉरेन ऑफिस में हूँ, मैंने यमन में और इराक दोनों में इवैक्यूएशन करवाया है। वो नहीं हो सकता है जब तक वॉर शुरू नहीं होती है। इन एंटीसिपेशन ऑफ द वॉर आप नहीं कर सकते हो। चलिए ठीक है, समझे? जी जी ठीक है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाए, और जो बच्चे हैं और जो तमाम नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो भारत आ सके। मेजर अस्थाना साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं ये कि आप कह रहे थे कि आर्थिक तौर पर रूस को काफी नुकसान हो रहा है इस जंग से, तो रूस ये नहीं चाहेगा कि ये और लंबी खींचे। तो ऐसे में आगे क्या कुछ रूस की तरफ से किया जा सकता है? क्योंकि बातचीत के जरिए तो कोई नतीजा हमें निकलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि यूक्रेन किसी भी सूरत से हथियार डालने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और अब क्या लग रहा है जैसे ATBIP एक बम का इस्तेमाल करने की भी बात की जा रही है, फादर ऑफ ऑल बम, क्या उसका इस्तेमाल रूस के जरिए किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो कोशिश का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। प्रकाश शाह सर, मैं ना इनसे मेजर अस्थाना जी से ये सवाल पूछना चाह रही थी। जी सॉरी। देखिए, अभी रूस के सामने रूस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने बोला है कि भाई सारे सिविलियन, सारे का मतलब सारे, चाहे वो यूक्रेन के हैं चाहे वो बाहर के हैं, जो शहर हैं उनसे निकल जाएं, कीव से वो सारे शहर निकल जाएं। कीव जो है वो उनका मोस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट है, जिसे कीव स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हैं। अब कीव में अगर वो उसके बाद में जाहिर है कि जो बम्बार्डमेंट है उसका स्केल बढ़ेगा और फादर ऑफ ऑल बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी मुताबिक एक और इनके पास में हथियार होते हैं, थर्मोबारिक एमुनिशन। थर्मोबारिक एमुनिशन से क्या होता है कि ना सिर्फ बिल्डिंगें बर्बाद होती है लेकिन आग लग जाती है बहुत ज्यादा, और जो जितनी ऑक्सीजन है उस इलाके की वो उसको तबाह कर देता है। तो उससे बहुत ज्यादा जो प्रेशर बनता है उससे पूरी विध्वंस बहुत ज्यादा होता है। तो इस किस्म के हथियारों का वो लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रेशर बढ़ाया जा सके यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर, कि वो जो है वो मान जाए। अभी बेसिकली उनको ये ही मानना है कि भाई मैं न्यूट्रल रहूंगा। अभी वो भी अपनी जिद पकड़े हुए हैं, और बाकी जो कंट्रीज हैं, वेस्ट के कंट्रीज, वो भी उनको बढ़ाए जा रहे हैं कि आगे आप आगे लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे। ये मेरे विचार से कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। इसमें जो बाकी के वेस्ट की कंट्रीज हैं उनको जो है ये एक तरीके से बिग पावर कंटेस्टेशन है। जो महाशक्तियों की लड़ाई में उनको ये लग रहा है कि किसी तरीके से हमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, हमारे आदमी वहां नहीं लड़ रहे हैं, और उस हालत में अगर रशिया कमजोर हो जाता है तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, और वो भी इसका मौके का फायदा उठा रहे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो भी उनको भी मीडिया ने, इन्होंने वेस्टर्न मीडिया ने पूरा जोर दे दे के, हमारे यहाँ भी मीडिया में जोर दे दे के उनको हीरो के तौर पे करार कर दिया गया है। हीरो ठीक है, लेकिन फुल हार्डीनेस नहीं होनी चाहिए। अभी आपने इतना अपने पूरे देश को अगर आप बर्बाद कर देते हैं इस जिद के लिए कि नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो वो भी एक मेरे विचार से बहुत, जब बाद में इस चीज का आकलन किया जाएगा तो हिस्ट्री में ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं माना जाएगा कि आप जो है इस तरीके से अड़े रहे।
और बाकी दुनिया ने आग का इस्तेमाल करके यूक्रेन की पूरी बर्बादी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर सर राष्ट्रहित के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए जेलेंस्की को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर वही चीज आती है। हम बात कर रहे हैं जो मौजूदा हालात रूस और यूक्रेन के बीच में बने हुए हैं। प्रकाश शाह सर, अब आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले सर बात कर रहे थे मेजर अस्थाना सर की जो नाटो देश हैं उनके कहने पर कहीं ना कहीं देखा जाए अमेरिका है जो नाटो देश हैं वो लगातार यूक्रेन से ये कहते आए हम आपका साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अब जब वहां पर जरूरत पड़ी है तो यहाँ पर यूक्रेन अकेला ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेलेंस्की जो हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं राष्ट्रहित के बारे में पहले सोचना चाहिए और कि जो लोगों की जिंदगी है वो ज्यादा मायने रखती है जाहिर तौर पर, और युद्ध किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो आप किस नजरिए से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि आगे जो मौजूदा हालात हैं इसमें क्या हो सकता है और अब यूक्रेन की तरफ से क्या कदम उठाया जाना चाहिए जो जल्द से जल्द ये जो स्थिति है इसे सुलझाया जा सके? देखो, मेरे ख्याल से यूक्रेन यहाँ से भारत से कोई दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर है, और जब तक यूरोपियन यूनियन वाले कभी अपने फोर्सेस नहीं भेजेंगे तब तक हमको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम तो पहले कंसंट्रेट करेंगे, हमारे जो देशवासी लोग वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनको सबको निकालेंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि हमारे बगल के देशों के जो रेजिडेंट्स वगैरह वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको भी निकाल देंगे अब। और इस बीच में हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे। तो जब तक ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना शुरू कर दे, ये जो यूएन में हुआ है, जो पता चला हुआ है, वो हम लोग रशिया के लिए कर रहे हैं। रशिया को ये बोल रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा चीनी के साथ प्रॉब्लम है, हमारा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है और दूसरे देशों के साथ प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम जो है उसमें हमको रशिया जो है वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो जब तक हम ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकते हैं और जब तक जितना जल्दी होता है इतना हमारे देशवासियों को वापस ला सकते हैं, तो हमारा पहला डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। जी जी, अब जैसे हम बात कर रहे थे परमाणु हमले के बारे में भी सर यहाँ पर प्रकाश शाह सर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि मेजर अस्थाना सर तो कह रहे हैं कि परमाणु हमला वो नहीं करेगा, सिर्फ धमकाने की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अगर वो परमाणु हमला नहीं करता है और लड़ाई भी खत्म नहीं होती है तो ऐसे में अब रूस के पास अगला विकल्प क्या रह जाएगा फिर? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है फिलहाल अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। मेजर अस्थाना सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है क्या विकल्प रह जाएगा फिर रूस के पास आगे अपने आप को और ज्यादा सुप्रीम पावर दिखाने के लिए, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये भी छिड़ा हुआ है। देखिए, रूस के पास में जो विकल्प है उसमें सबसे पहले है कि अभी वो फायरिंग बढ़ाएंगे और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जितना टाइम रूस को मिला प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम यूक्रेन को भी मिला है तैयारी के लिए। तो यूक्रेन ने क्या किया है कि सबसे पहले रूस की सेना को कोशिश की है कि अपनी सेनाएं जो हैं वो टाउन्स में ले लें, और टाउन्स का जो है उनको गढ़ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर वो अपने हथियार उनको डिप्लॉय कर रखा है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने बेसमेंट में, मेट्रो स्टेशन में अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए हैं, और अंडरग्राउंड बंकर जो हैं वो बमबारी से उनके ऊपर कोई खास असर नहीं होता, तो आदमी अंडरग्राउंड बंकर में काफी हद तक सेफ होता है। अभी यही एक कारण है कि इसमें देरी लग रही है। स्ट्रीट फाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट फाइटिंग में जो अटैकर होता है उसको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होती है, और जो डिफेंड कर रहा होता है बिल्टअप एरिया से और जो मकानों से, उनको फायदा होता है। तो उस हालत में जो यूक्रेन की जो सेना है उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा और इनको ज्यादा देर लगेगी। तो जो इनको जो सुपीरियोरिटी थी हथियारों की, वो सुपीरियोरिटी काम नहीं आएगी अगर स्ट्रीट फाइटिंग की जाती है। तो जाहिर है कि रूस के पास और कोई विकल्प नहीं होगा कि ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग और ये जो टाउन्स हैं उनको बर्बाद करें, उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको बर्बाद करें। मेरा जहां तक उम्मीद है कि अगर जेलेंस्की अभी हथियार डालें या ना डालें, लेकिन रूस इतना जरूर करेगा कि उनकी मिलिट्री पावर को
इतना हद तक ध्वस्त कर दे कि वो नाटो जो है उस ये यूक्रेन को एक लॉन्च पैड बनाने के लिए रूस के खिलाफ 10 बार सोचेगा। और मुझे नहीं लगता कि नाटो कभी भी यूक्रेन को ऐड करेगा, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान से सोचिए। 2008 में यूक्रेन ने बोला था कि मैं नाटो में जाना चाहता हूं, आज तक नाटो ने उसको नहीं लिया, क्योंकि नाटो अपना बॉर्डर रूस के साथ नहीं लगाना चाहता। उसी मुताबिक रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो में चला जाए, ताकि उसका बॉर्डर नाटो के साथ लग जाए और नाटो के साथ इनसे डायरेक्ट बॉर्डर हो जाए। अब नॉर्मल हालत में अगर आप ध्यान से सोचिए, रैशनल रेटरिक को छोड़ दीजिए और संवेदनाओं को छोड़ दीजिए, एक्चुअल हालत में अगर इस इलाके में पीस चाहिए तो यूक्रेन को न्यूट्रल होना पड़ेगा। ये मेरे विचार से नाटो की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए और रशिया की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ज़ेलेंस्की को इन्होंने आगे बढ़ा के उससे लड़ाई लड़वा रहे हैं और उसी की जो देश है वो तबाह हो रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नाटो देश फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं ज़ेलेंस्की का, और कहीं ना कहीं इस्तेमाल उन्हें किया गया है। इस पूरी हम तस्वीर को अगर देखें तो यही चीज समझ में आती है। प्रकाश शाह सर, आपको क्या लगता है कि रूसी आर्मी का काफिला जो है अब कीव तक पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और अब कहीं ना कहीं रूस चौतरफा हमला करने की तैयारी में है? जो मौजूदा हालात है उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है। तो क्या नाटो देश या अमेरिका इस पर हमला कर सकता है, इसमें हस्तक्षेप कर सकता है क्या मौजूदा हालात देखते हुए? आपको क्या लगता है, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है, हालांकि वार्ता की जो दौर है वो भी चल रहा है, फिर भी रूस को पता है कि न्यूक्लियर वॉर करने के लिए, परमाणु के जहाज जो वॉर करनी है, तो उसमें बहुत लोगों की मृत्यु होगी और उससे बहुत नुकसान होगा। तो वो करेंगे नहीं जब तक नेटो वाले अपने फोर्सेस लाएंगे नहीं, और नेटो वाले अपने फोर्सेस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि नेटो का जो 27-28 कंट्रीज का जो इकट्ठा होना है, वो ऐसे लगता नहीं है मेरे को कि वो यूनानिमस हो जाएंगे और लड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि उनको पता है कि परमाणु में हित होना है इस कंट्रीज को, जिस कंट्रीज बहुत एडवांस्ड है, तो उनको दुख होता है बहुत ज्यादा है। तो वो करने के लिए नेटो कंट्रीज वाले कभी उनके सामने परमाणु का डिफेंस करेंगे नहीं। तो ये जो पता है रशिया को, तो रशिया क्या करना चाहता है कि ये जो परमाणु की उन्होंने धमकी दी है, वो धमकी इसीलिए दी है कि वो ऑर्डिनरी आर्म्ड फोर्सेस भेज ना सके। तो कल तक, आज तक नेटो वालों ने ऐसे करा हुआ है कि बोला हुआ है कि वो यूक्रेन को आर्म्स देंगे खाली, और यूक्रेन को लड़ना पड़ेगा। तो यूक्रेन लड़ सकता है, लेकिन यूक्रेन को जैसे हमारे दूसरे मेजर साहब ने कहा हुआ है कि जब तक यूक्रेन वाले को पता नहीं चलेगा तो यूक्रेन को फाइनली न्यूट्रल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हस्तक्षेप तो नहीं हो सकता है, लेकिन मदद जरूर की जा सकती है, भले ही हथियारों के जरिए या और तमाम चीजों के जरिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। अब आने वाले दिनों में देखना होगा जो दूसरे दौर की वार्ता होती है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पहले दौर की पूरी तरह से विफल ही हमें साबित होती हुई वार्ता दिखाई दी है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।